Yes, sir. Okay, so good afternoon everyone. In today's lecture, we will continue our previous discussion. So I think in the previous lecture we solved some numericals on the standard variation, standard deviation and the variance. And before that we cover the mean, median, mode part. So any student who is having any kind of doubt from that topic, please ask. Any kind of doubt from the previous lectures, please ask. Garv, any kind of doubt? No, sir, सब clear था. सब clear है ना? Yes, sir. Okay. So now we are coming to the move forward stage. So ध्यान रखना है जो कैटेगरी थी ये हमारी डिस्पर्शन थी, ठीक है ना. इट वाज कमिंग अंडर द दैट डिस्पर्सर, ठीक है ना. सो डिस्पर्सन में आई थिंक मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई थी कि क्या क्या बताया था. कोई रिकॉल कर सकता है भाई? रेंज था, क्वार्टाइल था, स्टैंडर्ड डेविएशन था एंड द वेरिएंस था. क्लियर है? यस, इज इट क्लियर? Yes, sir. If you can recall, we told the two things in that standard deviation, variance, the quartile and the range, ठीक है ना. इट वाज द पार्ट ऑफ द डिस्पर्सन जो हम लोग एनालिसिस कर रहे थे. क्लियर है ना? सो अकॉर्डिंग टू द योर लेसन प्लान, दिस डिस्पर्सन कम अंडर द दिस लेक्चर नंबर 7 एंड द 8. क्लियर है ना? क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, sir. स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन कर चुके हैं, रेंज और क्वार्टाइल बाकी था अकॉर्डिंग टू मी. इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? और थोड़े न्यूमेरिकल्स हम लोग और करेंगे, ठीक है ना. वी विल कवर सम मोर न्यूमेरिकल्स. यस, आई थिंक हम लोगों ने न्यूमेरिकल ही कर लिया था मेरे अकॉर्डिंग, है ना. Yes, sir. यस, सो स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज के ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर चुके थे. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. गर्व, प्लीज सी वेदर माय स्लाइड इज विजिबल फॉर यू और नॉट. यस, विजिबल है क्या? सर लोड हो रही है, एक सेकेंड. Yes, sir, visible है. यस, सो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड. सो थोड़ा सा ट्राई करेंगे. ध्यान रखना नेक्स्ट वेडनेसडे का आपका क्विज है. सिलेबस जो नंबर है अगर वो लेक्चर नंबर 15 तक है और बीच में आपको 2 लेक्चर छोड़ने हैं, यानी दिस इज 9-10 को छोड़ के आपको 15 तक आएगा आपका सिलेबस. सो वेडनेसडे को वी आर ऑन कमिंग वेडनेसडे वी आर हैविंग वन क्विज फॉर द सेम. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. सो डिस्पर्सन हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना. डिस्पर्सन मैं इसके लिए आपको एक अच्छी स्लाइड है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है ना. डिस्पर्सन इसमें चीज़ें क्या क्या थी आपकी? रेंज थी, क्वार्टाइल थी, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस. सो ध्यान रखना बोथ आर द सेम समवेयर, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, बट ध्यान रखना इनको निकालने का तरीका अलग होता है, ठीक है ना. सो डिस्पर्सन होता क्या बस ये समझ लीजिए. इट रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स, वेरिएशन ऑफ द आइटम्स अमंग देमसेल्फ, ठीक है ना. अमंग देमसेल्फ, ठीक है. तो ये आपका डिस्पर्सन होता है, ठीक है ना. और जितना ज़्यादा ये वेरिएशन होगा, यू कैन से greater the dispersion, greater the variation, greater the variation, ठीक है. more will be dispersion, ठीक है ना. more will be dispersion, ठीक है. अब ये क्यों करते हैं? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिलायबिलिटी पता लगती है इससे, रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, ठीक है. इससे हम कंपेयर कर सकते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज. कंपेयर द वेरिएबिलिटी, वेरिएबल कितना है, ठीक है ना. जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है ना. क्लियर है? यस. Yes, sir.
अब ध्यान रखना इसके दो टाइप होते हैं वैसे, मेजर और डिस्पर्जन के दो टाइप होते हैं, डिस्पर्जन मेजर करने के दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव वाला जो बेसिकली ना किसी कोफिशिएंट या रेशियो पे काम कर रहा होता है, तो आपके सिलेबस में रिलेटिव वाला नहीं है, आपके में एब्सोल्यूट है, और एब्सोल्यूट में ही ये चारों आता है। रेंज हो गया, फिर कई में इसमें इंटर क्वार्टाइल IQ रेंज भी लिखा हुआ है, ये थोड़ा और स्टैंडर्ड कंसेप्ट है। एंड क्वार्टाइल डिवीजन हो गया, ठीक है, और बाकी स्टैंडर्ड डिवीजन आपको पता ही है, ठीक है ना। इसमें आता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन आ गया, इस तरीके से कुछ जो कोफिशिएंट होता है ना, जो रेशियो निकालते हैं, उसको हम लोग रिलेटिव बोलते हैं। क्लियर है। अब आते हैं सबसे पहले रेंज के ऊपर, क्योंकि दो चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो रेंज क्या होती है, सबसे सिंपलेस्ट जो मेजर है वो आपका रेंज है, सिंपलेस्ट मेजर है, ठीक है ना। कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो रेंज कैसे डिफाइन करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू को रेंज बोलेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है कि भाई कोई पूछ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए कुछ नहीं करना, सो एल लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट को डिवाइड कर दो लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट से, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्लियर है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल बोलूँ कि क्वेश्चन क्या है कि भाई रेंज निकालो, सपोज क्वेश्चन है फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है ना। डेटा है सपोज 20, 35, 25, 30, 15। बता सकते हो भाई इसकी रेंज कितनी होगी, घर व्हाट इज द रेंज, लार्जेस्ट क्या हुआ, सर 35, 35 से 35 माइनस 15 अपॉन 35 प्लस 15, ये 20 हो गया इसका रेंज, और वो क्या होगा 20 अपॉन 50। 60, भाई 35 और 15 50, सॉरी हाँ 50। तो कितना आएगा डिवाइड करके, 2/5 का मतलब कितना होगा, आई थिंक 0.4, ठीक है। क्लियर है। यस यस। सर। तो रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला, क्लियर है। आई थिंक काफ़ी इजी है, मैं इसके लिए एक स्लाइड भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। इसके मेरिट्स कोई बता सकता है, मेरिट्स और डीमेरिट्स। मैं एक दो बता रहा हूँ कि ये सिंपल होता है, ठीक है, इजी टू कैलकुलेट होता है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। डीमेरिट क्या है, कांट बी कैलकुलेटेड इन ओपन एंडेड, अरे भाई कई बार आप वो समझोगे ना, क्या नाम है, जो सीरीज होती है, समझ रहे हो ना, डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज होती है, उसमें एंड पार्ट नहीं गिवन होता, वहाँ पर स्टार्टिंग होता है, तो वहाँ पर यूज नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्लियर है। अब एक कंसेप्ट और आता है कि भाई इंटर क्वार्टाइल रेंज, वैसे ही आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर भाई क्वार्टाइल मेंशन है तो, और रेंज मेंशन है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डिवीजन में आपको पता होना चाहिए। मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगा, इसमें सब मेंशन मिल जाएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको रफली, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या होता है, कि IQ रेंज लिख रहा हूँ भाई मैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। अगर यस सर। डिफरेंस है बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। ध्यान रखना यहाँ पर अपर क्वार्टाइल से मतलब Q3 हो गया, और लोअर क्वार्टाइल से मतलब Q1 हो गया, ठीक है। क्लियर है। और इसको कैसे निकालते हैं, इट इज़ Q3 माइनस Q1, ठीक है। अब एक होता है कि भाई इसका डिवीजन क्या होता है, ध्यान जब मैं क्वार्टाइल कैलकुलेट करना बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है, ठीक है। एक होता है क्वार्टाइल डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, इसकी क्वार्टाइल डिवीजन, ये क्या होता है, Q3 माइनस जो पहले था उसमें बस डिवाइड बाई 2 कर दूँ, ठीक है। और कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट में ध्यान रखना जो हमेशा पहले आप कर रहे हैं, Q3 माइनस Q1 और डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, और यह है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, ठीक है ना। क्लियर है, क्वार्टाइल डिवीजन, ठीक है। यस क्लियर है। अब मैं क्वार्टाइल पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्वार्टाइल क्या होती है, ठीक है ना।
और क्वार्टाइल निकालते कैसे हैं? तो ध्यान रखना, क्वार्टाइल जो है बेसिकली मीडियन से निकलती है। अगर आपने मीडियन फाइंड कर लिया तो आपको क्वार्टाइल भी निकलना आ जाएगा। दोनों इंटरलिंक है। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ। एक डेटा लिया है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 17, 17, आई थिंक 7.5 और 4.5 समथिंग इज देयर। वी विल सी द आंसर। आपको बता सकता है इसका मीडियन क्या है? यस गर्व, व्हाट इज द मीडियन हियर? हाउ विल वी कैलकुलेट द मीडियन ऑफ इवन सीरीज? सर n/2 और फिर n+1/2। तो ध्यान रखना वहाँ पे हम टर्म लेते हैं, प्लीज रिमेंबर। सो एक मिनट को यहाँ पर, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैंगिंग, माय लैपटॉप इज हैंगिंग। क्या हो गया है इसको? यस सॉरी, इट इज हैंगिंग। यस आई थिंक इट इज नाउ ओके। यस गर्व, इसका मीडियन क्या होगा? सो Q2 जो होता है, आई थिंक आई शुड नीड टू चेंज माय मार्कर प्लीज। सो Q2, सर 12.5। Q2 मीन्स मीडियन, ठीक है। सो ध्यान रखना, पहला टारगेट ये होता है कि आप इसको पहले मीडियन में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। सो मीडियन जो आ जाएगा वो Q2 होगा, फिर उसके बाद दोबारा से डिवाइड करो, ठीक है। अब कैसे करते हैं? सो Q2 जो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करेगा मीडियन क्या होगा? 6 और 7th टर्म, ठीक है। 6 और 7 टर्म क्या, को बता सकता है यहाँ पे? 6 और 7 टर्म क्या क्या है यहाँ पे? सर 12 और 13। 12 और 13 को मैंने क्या करते थे, अपना फॉर्मूला क्या था, डिवाइड करते थे ना। तो कितना आ जाएगा ये? 12.5। 12.5। सो 12.5 इज योर मीडियन। क्लियर है? यस सर। अब क्या होगा यहाँ पे? ये आ गया। सो 12.5 यहाँ पर लाई करेगा कहीं पे, ठीक है। अब मुझे निकालना है Q1। अब ध्यान रखना, Q1 जो होगा वो इस डेटा का मीडियन होगा। यस, यानी मीडियन बिफोर Q2 को बता सकता है इसका मीडियन क्या होगा? यस, व्हाट इज द मीडियन ऑफ दैट डेटा? Q2 से पहले वाले डेटा का मीडियन क्या होगा? एनीवन कैन आइडेंटिफाई? कैसे सर निकालेंगे? 9.5। कैसे? सर 9 और 10 मिडिल टर्म्स है तो उनका भाई देखो एवरेज। 6 टर्म्स रह गई, 6 टर्म का मीडियन क्या होगा? 3 और 4 टर्म, ठीक है। 3 और 4 क्या है? 9 और 10। सो 9 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 9.5। इट मीन्स Q1 क्या आया? यस भाई देखो, Q1 आया था आपका कितना? 12.5। सॉरी Q2 जो आया था, सॉरी Q2 जो आया था 12.5। Q1 क्या आएगा बिफोर दैट टर्म्स, यानी 9.5। अब ध्यान रखना Q3 क्या आएगा? Q3 होगा डेटा, डेटा आफ्टर Q2 एंड एंड। सो भाई जो डेटा बचेगा वो ध्यान रखना 13, 13, 14 ऐसे 17, 17 ये आएगा, ठीक है। सो 6 टर्म्स बची। अब 6 टर्म्स का वो क्या होगा मीडियन? 3 और 4 टर्म्स। सो 3 और 4 टर्म्स में क्या लिखा हुआ कोई बता सकता है? सो Q3 विल बी 14 प्लस 17 डिवाइड बाई 2। क्लियर है क्या? यस यस गर्व, सर। सो 15.5। क्लियर है? अब 15.5 के बाद क्या होगा कि जो आपका मीडियन है वो क्या निकलेगा? यस, कि 15.5 के बाद जो टर्म्स हैं और अप टू एंड उन पे निकालिए, यानी आफ्टर Q3।
सो इस सीरीज में मुझे डाउट है कि जो एक मेरे पास क्वेश्चन है न्यूमेरिकली 17 और वो दिखा रहा है, ये कभी ऐसा तो नहीं है कि 17.5 है। डेटा इज समवेयर रॉन्ग, सो आई एम अनेबल टू कैलकुलेट फॉर दिस डेटा। सो क्वार्टाइल 4 देखना, इस क्वेश्चन में इन्होंने 16.5 दिया है। सो अगर मेरे पास 3 वैल्यूज बची हैं, सो 3 वैल्यू में क्या क्या होगा भाई, हाफ और यस, अगर 3 वैल्यूज है, 3 का क्या होगा? सर 3 का तो सर मिडिल टर्म होगी जो 3 वैल्यूज बची होगी। नहीं यार, बट इसमें यार इसने कुछ 16.5 दिया है। ओके, वी विल सी फॉर मोर एग्जांपल, ठीक है ना। सो अभी तक Q3 तक तो क्लियर है ना? प्लीज रिप्लाई विद यस और नो। यस सर, इट इज क्लियर। एनीवन, एनी स्टूडेंट हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट अप टू नाउ, प्लीज रिप्लाई यस। नो सर, सब क्लियर है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? यस सर, इट इज क्लियर। ओके, यस। मैं एक बार और चेक कर लेना, कुछ और कंटेंट बचा आपको बताने के लिए। यस, आई थिंक क्लियर है। क्लियर है? यस, नाउ लेट मी चेक फॉर सम। एक काम करता हूँ, अगर मैं तुमसे पीपीटी शेयर कर दूंगा ये वाली, मुझे वो रिमाइंड करा देना, ठीक है ना? उसको एक बार दोबारा से देख लेना है, ठीक है? सो ध्यान रखना, यस। ये अप टू नाउ हमने क्या कवर कर लिया। आई एम जस्ट राइटिंग है, हम लोगों ने डिस्पर्सन भी कवर कर लिया, ठीक है ना? ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, वो क्या है आपका, यस, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो ध्यान रखना, ये इसके बारे में आएगा। अगर मैं आपके हैंडआउट की बात करूँ, सो 7-8 चैप्टर जो है हमारा कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया है। सो जो लेक्चर नंबर 11-12 है, 9-10 इज नॉट द पार्ट, विल सी लेटर। सो जो चैप्टर 11-12 है आपका, चैप्टर 11-12, ये डेटा विजुलाइजेशन के लिए है, कि हम डेटा को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, डेटा विजुलाइजेशन, ठीक है ना? डेटा विजुलाइजेशन, क्लियर है? अब इसमें क्या क्या होता है, ये जो है आपका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है? तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। संख्या कब कर दिया तुमने? तुम मुझे 5-10 पे देना, 5-10, ठीक है? तो नेक्स्ट थिंग इज डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है? हेलो, क्या माय वॉइस इज ऑडिबल ना? यस यस सर। यस। सो डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर क्या है बेसिकली, आपके सिलेबस में ऐसे ज़्यादा टॉपिक से नाम दिए नहीं है, बट वी कैन सी हाउ वी कैन गो फॉर दैट। तो फर्स्ट थिंग इज कि नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स के मैं नाम ले रहा हूँ, हो सकता है ये आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा हो या ना भी पढ़ा हो। सो वन थिंग इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए मैं आपको स्लाइड्स भी दे दूंगा मोर फॉर मोर रेफरेंस। सो समवेयर आई यूजिंग दैट। सो ये क्या होता है बेसिकली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई आफ्टर कलेक्टिंग जो डेटा है, आप क्या करते हो उसको, कि हम डेटा को, फर्स्ट टास्क क्या होता है हमारा, डेटा को ऑर्गेनाइज करना। फर्स्ट टास्क इज टू ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई द डेटा, सिंप्लीफाई द डेटा, ठीक है ना? क्लियर है? और इसका जो फर्स्ट मेथड होता है, कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ठीक है, और ये होता क्या है, इट इज ऑर्गेनाइज टैबुलेशन मेथड है, जो शो करता है, शोइंग
exactly how many individuals are located in each category, ठीक है, क्लियर है। अब कैसे बनता है ये? ये एटलीस्ट 2 कॉलम्स होते हैं इसमें, एटलीस्ट 2 कॉलम्स, ठीक है ना। एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है, ये जो सपोज ये एक एक्स है, ये क्या करेगा, कैटेगरीज ऑन द स्केल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है भाई, आपने उसका क्या मेजर किया है, और जो ये है ये फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। सपोज इट इज वाई, इट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो आपका एक्स कॉलम होता है, इसमें वैल्यू जो है कैसे वो रहती है, हाईएस्ट टू लोएस्ट होती हैं, ठीक है ना, क्लियर है। और ध्यान रखना यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी वाला होता है, इसमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल टू एन होता है, यानी जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है वो क्लियर रहेगा, ठीक है ना। और इसके अंदर आप एक चाहें तो आप थर्ड कॉलम भी यूज कर सकते हैं, थर्ड कॉलम इफ रिक्वायर्ड फॉर द प्रपोर्शनल, ठीक है ना। किसके लिए, प्रपोर्शन के लिए। सपोज आप बता सकते हो कि भाई इसमें फ्रीक्वेंसी में इस प्रपोर्शन में ये है, ठीक है ना, ये जस्ट फॉर वो है आपके कन्वेंशन के लिए, कि सपोज अगर किसी उसमें 10 फ्रीक्वेंसी है तो आप कह सकते हैं कि भाई टोटल अगर 100 है, सो 10/100 मतलब ये जो आपकी जो एक्स वाली एंट्रीज हैं, ये आपका 0.1% उसको प्रपोर्शन को इंडिकेट कर रही है, ठीक है ना, क्लियर है। और ये भी हो सकता है एक जो फोर्थ कॉलम है, ये परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी इंडिकेट कर सकता है। सो ध्यान रखना है, जो आप डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बता रहा है कि आप कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी भी कई सारी कैटेगरी आ सकती है। एक होता है रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ये क्या करता है, जब आप वैन टेबल, जो आपके टेबल है, लिस्ट्स ऑल ऑफ द इंडिविजुअल कैटेगरी, ऑल ऑफ द इंडिविजुअल कैटेगरीज, यानी जो एक्स की वैल्यूज है, अगर भाई आप सारी को करें एक्स वैल्यूज, देन इट इज रेगुलर, ठीक है ना। एक दूसरी होती है ग्रुप वाली, सेकंड कैटेगरी इज योर ग्रुप, सो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप में क्या होता है भाई, जैसे रेंज नहीं लेते हम लोग, ठीक है, समटाइम्स a set of scores covers a wide range of values, in this situation a list of all the x values would be quite long। तो भाई ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, सो इसका रेमेडी क्या होता है, हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं, ज़्यादा वैल्यू होती है तो हम करते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, कि जिस केस में नंबर ऑफ भाई एक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या स्पेसिफिक बात होती है भाई, रेंज वाला मैथड आपको बताए थे। यहाँ पर क्या करेगा, जो आपका एक्स कॉलम है, लिस्ट्स ग्रुप्स ऑफ स्कोर्स, उनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड क्लास इंटरवल, ठीक है ना, मतलब रादर देन इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें क्या है अभी जो आपके इंटरवल्स हैं, खास बात क्या होती है, इनकी विथ जो है सेम होती है, इंटरवल्स है सेम विथ, ठीक है ना, क्लियर है।
और इसमें जो स्कोर की जो कैटेगरी है वो एक्स पे होती है। स्कोर कैटेगरी जो है हम लोग कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स पे, और फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई पे, जैसे कि पहले में था। मतलब ए एक्सिस की बात कर रहा है ग्रुप वाला, ठीक है ना। और ध्यान रखना जब इसमें जो हमारी वो कैटेगरी होती है कि व्हेन द स्कोर कैटेगरी, कि जब स्कोर की जो कैटेगरी है वो आपकी क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल, जब वैल्यूज होती है न्यूमेरिकल स्कोर फ्रॉम एन इंटरवल, या तो न्यूमेरिकल स्कोर हो या फिर रेशियो हो। रेशियो उस केस में क्या होगा, या तो ग्राम बाई हिस्टोग्राम होगा, ठीक है, या फिर पॉलीगन होगा, ठीक है। अब हिस्टोग्राम क्या होता है ध्यान रखना, यानी जब आपका डेटा जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी में है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम। तो ध्यान रखना मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, फ्रीक्वेंसी से बताते हुए, और मैं बताया कि व्हाट इज़ द हिस्टोग्राम। सो मेनली हमको बताना हिस्टोग्राम के बारे में था, बट मैंने आपको इसकी स्टार्टिंग बताई कि स्टार्टिंग में हिस्टोग्राम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो क्या ये ए बार इज सेंटर्ड above each स्कोर, या फिर क्लास इंटरवल, so that the height of the bar, तो हाइट ऑफ द बार क्या बताएगी यहाँ पे, उसकी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है ना, क्लियर है। यस इट इज यस योर, सर। क्लियर है, इट इज योर हिस्टोग्राम, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं एक बार तो बता नहीं सकता, मैं इसके लिए स्लाइड्स खोल लेता हूँ। अगर मैं एक दूसरी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज नाउ इट्स टू क्लमजी टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम, ठीक है ना, और ये स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा, क्लियर है। यस सर। हो सकता है आपको मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही टुडे, बट द रीज़न इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि समवेयर वेयर आवर सिलेबस इज थोड़ा सा पीछे है बाकी लोगों से। सो नाउ माय टारगेट इज टू कि आपका जो सिलेबस है वो एकदम पैरेलल चले, ठीक है ना, इतना भी पीछे नहीं है, बट हाँ समवेयर। यस डन, विजिबल है क्या। यस सर, हिस्टोग्राम विजिबल है। देखो हिस्टोग्राम कैसे हुआ, मैंने बताया था कि एक्स स्कोर पे क्या होता है भाई, आपकी जो इसमें नॉर्मली इसमें रहता है आपके फ्रीक्वेंसी में, कि एक्स में क्या है कि आपका हाई से लो रहता है, ठीक है ना। तो सपोज एक्स को डेटा है आपका, ठीक है, 54321, और एफ उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हिस्टोग्राम में क्या बताता है कि एक बार होता है भाई, और वो उसको मतलब स्कोर जो है उसका जो ऑब्जर्वेशन जो स्केल वाला स्कोर है वो आपका एक्स पे रहता है, और फ्रीक्वेंसी वाई पे होता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाइज 4 थी, तो 1 2 3 4 हो गया। तो पहला सपोज कोई क्यूज का स्कोर है, ठीक है, आप ही से रिलेट करते हैं। सो ध्यान रखना ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम है, ठीक है ना। द सेम सेट ऑफ जो क्यूज है इसका रिप्रेजेंट किया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, क्लियर है। अब दूसरा जो डायग्राम है इसके नीचे वो क्या है, वो ध्यान रखना ये ग्रुप वाली कैटेगरी का है। पहला वाला जो है ये नॉर्मली विच फ्रीक्वेंसी वाला है, दूसरा वाला क्या है, ग्रुप कैटेगरी का है। तो मैंने आपको एक वैल्यू बताई कि भाई हिस्टोग्राम अगर बनाना हो अनग्रुप्ड कैटेगरी का। दूसरी कैटेगरी क्या है जहाँ पर आप लोगों ने रेंज ली है, सपोज 44 से 45, ठीक है ना। सपोज यहाँ पर हाइट है, अब सपोज ये हाइट आपकी सेंटीमीटर में बराबर है, ठीक है। सपोज ये कह रहा है कि भाई 44 से 45 तक की जो हाइट है वो 1, उसकी फ्रिक्वेंसी 1 है। 42 से 43 की कितनी है, 2 है। इस तरीके से चल रहा है। तो आप लोग देखेंगे इसकी विड्थ कितनी है भाई, ध्यान रखना हमेशा एक विड्थ है, 44 से 45, फिर 42 से 43, क्लियर है। हेलो, यस सर। तो विड्थ क्लियर समझ में आ रही है सर ना। यस बोलो सर बेटा। जो ऊपर वाला डायग्राम है उसमें और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है? बेटा अभी आगे आएगा तो समझ लेना, है ना।
बेटा इनका Okay, टेक्निकल sir. नेम है, सो एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट आई कैन टेल यू, बट आई विल टेल यू श्योर। डिफरेंस समझ में आ Okay, जाएगा, आप एक बार sir. स्लाइड देखिए बेटा ना, एक एक करके। Yes, यस sir. कर, सो देखो इसमें लोएस्ट 30 था, ठीक है, रेंज क्या है आपका 30 से 31 का है, ठीक है। सो 30 31, फिर 31 के बाद क्या है आपका उसका, फिर आपकी जो नेक्स्ट रेंज है वो क्या है 32 से 33। सो आप ऐसे देखेंगे ना, आपको सीधा पता लगता जाएगा कि इसने क्या है कि इसको पूरा का पूरा एक्स को उसमें ड्रॉ कर दिया है, एक्स एक्सिस पे लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक, और यू कैन से हाईएस्ट को आपने राइट पर रखा, फिर लोएस्ट से स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, इसने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज द स्टोरी फॉर द हिस्टोग्राम। क्लियर है? विदाउट है इसमें प्लीज रिप्लाई। No, sir, it is clear. ठीक है, अब आते हैं पॉलीगन। अब पॉलीगन में क्या कहता है कि भाई, ये कहता है कि भाई इसके ऊपर ना डॉट होता है, जैसे अभी तो जो हमने बार बनाया ना, इसमें क्या होता है डॉट होता है, ए डॉट इज सेंटर्ड अबाउट ईच इसको, सो दैट द हाइट ऑफ द डॉट करस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो उसकी हाइट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी बताएगी। और फिर क्या होता है कि जो डॉट्स हैं उनको कनेक्टेड किया जाता है स्ट्रेट लाइन से, और एडिशनल एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है टू ईच एंड टू ब्रिंग द ग्राफ ब्लैक टू ए जीरो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। यानी भाई सपोज करो अगर स्टार्टिंग वैल्यू आपके 5 से स्टार्ट हो रही है, तो एंड पे 5 को जीरो से जरूर कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? अब पॉलीगन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। यस, ये जो लिखा हुआ है वो तो क्लियर है ना, वट एवर इज रिटन फॉर पॉलीगन, इज इट क्लियर? Yes, sir, it is clear. अब देखो इसने क्या किया है, सपोज आई थिंक सेम वो है, सॉरी, देखो इसने बोला भाई सपोज ये कि 2.5 एग्जाम्पल हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीगन, ठीक है ना। सो पहला वाला जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है, दूसरा वाला क्या है ग्रुप कैटेगरी का है। तो सपोज करो ये भी क्विज के स्कोर है, जिसका क्विज 1 में स्कोर 1 था उसकी वैल्यू 1 है, तो देखना एक डॉट लगा रखा है, ठीक है ना। फिर सपोज 2 का भी स्कोर की जो वैल्यू कितनी है, 2 जो स्कोर है वो कितने बच्चों का आया 2 का, 3 जो स्कोर है वो कितने का आया 4 का, 4 जो स्कोर है कितने का आया 2 का, 5 जो है 2 का, 6 जो है 1 का, और 7 जो है 0 का आया। तो सब डॉट डॉट लगा दिया। फिर 1 से लेके जो 6 तक के लिए सबको डॉट को कनेक्टेड कर दिया स्ट्रेट लाइन से, ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन है। और फिर क्या करा है, जो एंड पॉइंट था उसको 0 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, क्लियर है। और जो फिर ये वाला पॉइंट है उसको भी 7 को क्या है उस पर कर दिया है, एकदम कॉर्नर पे कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? हेलो घर, क्लियर है पहला वाला ये आपका पॉलीगन? इज इट क्लियर द फर्स्ट पॉलीगन? Yes, sir, it is clear. कोई के लिए डाउट तो नहीं है? सिंपल से ड्रॉ किया गया है। इसमें ध्यान रखना एक एक कैच होती है वो थोड़ा दिमाग में कीप कर लेना, मुझे भी क्या अभी याद नहीं है इसलिए मैं ऑन द स्पॉट आपको डिफरेंस नहीं बता पाऊंगा। बट हिस्टोग्राम और पॉलीगन का क्लियर है ना, सेम चीज़ है, बस हिस्टोग्राम में आपका बार वो बन रहा है और इसमें क्या नाम है, सॉरी, हिस्टोग्राम में आप सीधा ग्राफ की फॉर्म में उसको वो कर रहे हैं रिप्रेजेंट, और यहाँ पर क्या है एक डॉट लगा के लाइन को कनेक्ट कर रहा है, बट बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम डेटा। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। ये फॉर सेम है कि सपोज ये आपका जो वो देख लीजिए कि जो आपका इंटरवल्स है वो काफ़ी स्मॉल है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना, क्लियर है? यस। अब आते हैं, सबसे पहले देखिए कि भाई 4 5 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसने स्टार्टिंग ध्यान रखना जो ग्राफ की है वो 1 नॉर्मल पॉइंट से की है, और रिलेटिव फिर ये 4 to 5 पे आ गया। सो सबसे पहले 4 to 5 पे आया, 4 to 5 की फ्रिक्वेंसी क्या थी 2 थी। सो इसने क्या करा, ध्यान रखना इसने इसको ज्वाइन भी किया है, ठीक है ना। यस, क्लियर है? इसने इसको ज्वाइन किया है। तो 4 to 5 पे देखिए आपकी जो वैल्यू दिख रही होगी आपको 2 दिख रही है, 6 to 7 के बीच में देखेंगे आपको वैल्यू 3 दिखेगी, ठीक है। 8 9 पे वैल्यू जो है 3 दिखेगी, ठीक है। 10 11 पे जो वैल्यू है आपको 5 दिख रही है, और जो 12 13 है वो आपको 4 दिख रही है। और उसके बाद क्या किया है इसने उसको ग्राउंड पर ज्वाइन कर दिया है, ठीक है ना, क्लियर है? हेलो, Yes, sir, it is clear. कोई बोल सकता है कि सर आपने पहले बोला था कि भाई इसको 0 से कनेक्ट करना होता है, तो ध्यान रखना कि हमारी स्टार्टिंग जो है वो 4 से हुई है, तो 4 से जितनी भी वैल्यू जो पहले होगा जो कनेक्ट करेंगे उसकी जो इक्विवेलेंट है वो कहीं ना कहीं 0 के समान ही है, ठीक है ना। तो अब पहला बोल सकते हैं सर ऊपर वाले में 1 से पहले इसने बकायदा जो कॉर्नर है वो 0 था, बट यहाँ पर कॉर्नर हमको 0 नहीं 2 3 के बीच में दिख रहा है। सो ध्यान रखना जो हमारा ये बार ग्राफ, सॉरी ये जो अपन जो बार ग्राफ देख रहे हैं, सॉरी पॉलीगन जो देख रहे हैं, इसमें जो स्टार्टिंग है 4 से हुई है, इसका मतलब जो भी 4 से वैल्यू से कहीं भी कनेक्ट करेंगे सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू द 0 ओनली, ठीक है ना, क्लियर है? हेलो, Sir, Yes, can you sir. explain this again? यस। सो आपने हिस्टोग्राम में देखा जो भी वैल्यूज होती थी उसके करस्पॉन्डिंग आप लोग बार वो खींच के स्ट्रेट लाइन खींच के उसको फॉर्म करते थे कनेक्टेड फॉर्म में। बट पॉलीगन में क्या करना है, पॉलीगन में ऐसा नहीं है, पॉलीगन का मतलब ये है कि आप मल्टीपल शेप्स, पॉलीगन का मतलब क्या होता है मेनी शेप्स, तो कहीं ना कहीं पॉलीगन में ऐसा नहीं है, तो आप किसी भी शेप में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है,
इसके लिए करने के लिए क्या कर रहा है कि जितने आपके पास पॉइंट्स हैं एक्स वाले, जो आपकी कैलकुलेशन है ऑब्जर्वेशन है, उसको आप ड्रॉ कर लीजिए अपनी एक्स एक्सिस पे, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उसके बाद क्या करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप डॉट बनाने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं 1 की बात करूँ, ऊपर वाले उसकी बात कर रहा हूँ मैं नॉर्मल डेटा की, ना कि ग्रुप डेटा। 1 जो ऑब्जर्वेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो उस 1 के ऊपर मैंने 1 लगाया, 2 की 2 थी, 2 के ऊपर 2 लगाया डॉट्स, सो 1 से 2 को कनेक्ट कर दिया। फिर 3 की जो है वो 4 थी, सो 3 के ऊपर 4 बनाया, उसको कनेक्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन से। फिर 4 की 2 थी, फिर 4 के ऊपर 2 बनाया डॉट और कनेक्ट कर दिया। और फिर 5 की जो थी वो आपकी 2 थी, उसको भी 4 to 5 कनेक्ट कर दिया। फिर 6 पे गया, 6 की 1 थी, उसको भी कनेक्ट कर दिया। अब आता है एंड पॉइंट को ज्वाइन करना। तो 1 से पहले कुछ नहीं था, तो मैंने क्या करा, उसको सीधा लगा के 0 से ज्वाइन कर दिया। एट द एंड यू कैन सी एट द 0 एक्सिस पे वो ज्वाइन है। और 6 से आगे कुछ नहीं, तो मैंने आगे एक ज्वाइंट पॉइंट पे 7 पे ज्वाइन कर दिया अपनी एक्स एक्सिस पर। सो इस जो अपना पॉलीगन है इसमें यहाँ पर एक्सिस से ज्वाइन करना मैंडेटरी है, बट ऐसी वैल्यू से करना है लोअर एंड पे 0 से और अपर एंड पे उसकी नेक्स्ट वैल्यू से, ठीक है ना। सो नॉर्मल वाला क्लियर है, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन वाला इज इट क्लियर फॉर यू और नॉट, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir, it's clear. फिर नेक्स्ट वाला क्या है, फ्रीक्वेंसी वाला है। फ्रीक्वेंसी वाला में हमने कैसा किया कि भाई जो हमारा पॉइंट है 4 to 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, अपनी जो एक्सिस है वो तो 1 से ड्रॉ करूँगा मैं, क्योंकि मिनिमल वैल्यू इज 1, सो 1 2 3 से किया। फिर 4 to 5 पे डायरेक्ट आ गया। 4 to 5 पे वैल्यू कितनी थी मेरी, 2। सो आप देखना 4 to 5 के बीच में आपको एक 2 डॉट, मतलब 2 के ऊपर डॉट नजर आ रहा है, ठीक है। फिर किया गया 6 to 7 पे गया, वहाँ पर 3 आ रहा है, सो 2 से 3 को कनेक्ट किया, ठीक है। 8 to 9 पे 3 है, उन दोनों को आपस में ज्वाइन किया, ठीक है। 6 to 7 और 8 9 वाले को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। फिर 10 to 11 पे आया, वहाँ पे वैल्यू 5 थी, तो मैंने क्या किया, 8 to 9 वाले को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। फिर 12 to 13 में वैल्यू 4 थी, फिर वहाँ से 10 to 11 12 13 को ज्वाइन किया। अब क्या रह गया कि भाई लोअर वैल्यू 4 to 5 वाले को कनेक्ट करना एक्स एक्सिस से, और 12 to 13 4 वैल्यू वाले को उसको कनेक्ट करना एक्स एक्सिस से। तो मैंने क्या किया कि भाई मेरा 4 से स्टार्टिंग थी, तो 4 से किसी भी वैल्यू पहले पे मैंने ज्वाइन कर दिया सीधा एक्सिस पे। आप चाहते तो 0 पे भी कर सकते थे, वो गलत नहीं होता, ठीक है ना। इज इट क्लियर, वो गलत नहीं Yes, होता। sir. और फिर क्या Yes, किया, sir. जो आपका 12 से 13 4 पर ज्वाइन था, उसको भी आपने 13 से किसी भी अपर वैल्यू के आगे ज्वाइन कर दीजिए। जैसे इसने आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 14.5 पे ज्वाइन कर रखा है, सो इट इज़ नॉट रॉन्ग, सो इट इज़ ऑल अबाउट द पॉलीगन। क्लियर है क्या पॉलीगन के बारे में, Yes, sir, it's clear. ठीक है, यस। अब आते हैं, ध्यान रखना बार ग्राफ के बारे में। सो जब ध्यान रखना, जो हमारी जो एक्स वैल्यूज़ हैं, ये मेजरमेंट होता है नॉमिनल से या फिर ऑर्डिनल स्केल से, तब ध्यान रखना, तब हम जो बनाते हैं बार ग्राफ होता है। और ये हिस्टोग्राम की तरह होता है, बट ये होता है कि भाई इसके बीच में क्या है कि जो स्पेसिस हैं वो वहाँ पर छोड़े जाते हैं। सो ध्यान रखना, जब आपकी जो मेजरमेंट है वो नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल स्केल पे होता है, उसी समय हम लोगों को बार ग्राफ यूज़ करने होते हैं, अदरवाइज नहीं करते। और यहाँ पर क्या होता है, स्पेसिस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक बार ग्राफ का एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है, स्पेसिस है, बट अगर आप यहाँ देखेंगे ये हिस्टोग्राम है, बट यहाँ पर स्पेसिस नहीं है। तो ये आपका एक कंटिन्यूएशन में चल रहा है, बट जो आपका बार ग्राफ है वो कंटिन्यूएशन में नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बार ग्राफ। सो सपोज करो पर्सनैलिटी टाइप इसने बता रखा है, हमारे पास 3 पर्सनैलिटी टाइप थे, ए बी सी। सो अब इसने रिप्रेजेंट किया है कि भाई ए की जो काउंट होगी वो कितनी है, 10 है, बी की काउंट 5 है और सी की काउंट जो है 20 है। सो दिस इज योर, यू कैन से योर द दिस बार ग्राफ। क्लियर है बार ग्राफ, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि Yes, sir. पर्सनैलिटी टाइप है ना, एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, और ये नॉमिनल स्केल पे इसको मेजर किया गया है। सो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द बार ग्राफ। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आ गया। अभी शायद थोड़ी देर पहले किसने पूछा था बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में, यस। तो Yes, ध्यान sir, रखना, जो it's clear. बार ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं जो मेजरमेंट कर रहा है वो एक नॉर्मल वैल्यू को नहीं कर रहा, वो एक नॉमिनल टाइप को कर रहा है, यानी किसी कैटेगरीज को कर रहा है। दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग द बाई ग्राफ। क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, ये था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, थोड़ा अगला टॉपिक है। देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि भाई कई बार पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है, सो हम पॉसिबल हो जाता है कि एग्जैक्ट नंबर को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो उन सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है हम उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से भी शो कर सकते हैं, रादर दैन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच कैटेगरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किया गया है, अब देखो ये क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करते हैं कि भाई जब हमारे पास क्या होता है कि भाई जो नंबर ऑफ एंट्रीज जो वो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है, तो जब हमारे पास एग्जैक्टली हमको पता नहीं होता तो हम किसी चीज़ को ना उसके मेजरमेंट को हम लोग आपस में कंपैरिजन करके करते हैं। तो सपोज करो इसने एक एग्जांपल दिया है इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का
कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये शो का क्या कर रहा है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कर रहा है टू टाइप्स ऑफ फिश की, ठीक है। सपोज एक फिश की कैटेगरी है बैस है और दूसरी है ब्लूगिल, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ फिश है जो हमारे पास नहीं है। सो ये ग्राफ सिंपली क्या कह रहा है कि देयर आर ट्वाइस एज मैनी एज ब्लूगिल एज देयर आर बास। ये तो कह रहा है कि जो ब्लूगिल की जो काउंटिंग है वो ट्वाइस है एज कम्पेयर टू द बैस। सो दिस इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शोइंग मेथड, ठीक है। So this graph is showing how can we say about the relative frequency. Clear है? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है स्मूथ कर्व। लो यस, स्मूथ कर्व में क्या होता है कि अगर भाई जो स्कोर्स है पोजीशन में अगर उनको इंटरवल और रेशियोज के लिए मेजर किया जाए, सो ये कस्टमर ही होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्मूथ कर्व में प्रेजेंट करें, ना कि जैक्ड हिस्टोग्राम और पॉलीगन में, ठीक है। सो इस ये फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है कि इज नॉट शोइंग द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी फॉर ईच कैटेगरी, ठीक है। सो इस तरीके के जो कर्व, जो स्मूथ कर्व होता है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए कोई IQ स्कोर है सपोज, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कहीं ना कहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो इस तरीके से जब हम लोग किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज अ स्मूथ कर्व, ठीक है। हालांकि ये आपके इसका पार्ट नहीं है सिलेबस का, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और स्मूथ कर्व, सो आई एम नॉट फोकस ऑन दैट मच, ठीक है। अब आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ये कहाँ यूजफुल होता है, बिकॉज ये एंटायर सेट ऑफ स्कोर को बताता है, ठीक है। हम लोग एक बार देखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि हाईएस्ट स्कोर क्या है, लोएस्ट स्कोर क्या है और कहाँ पर जो स्कोर्स है वो सेंटर्ड है। और ये ग्राफ क्या क्या शो करता है, ये ग्राफ शो करता है कि स्कोर्स आर क्लस्टर टुगेदर है और स्कैटर्ड है, ठीक है। और क्या शो करता है जो ग्राफ है वो आपका शेप भी बताता है। और अब ध्यान रखना, ग्राफ तो मैंने बता दिया, अब कई बार ये भी आता है कि ग्राफ सिमेट्रिकल है या क्या है और स्क्रूड है। सो ए ग्राफ शोज द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये बता रहा है कि क्या क्या शेप हो सकती है, कि एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होगा अगर लेफ्ट साइड क्या है ग्राफ की मिरर इमेज ऑफ द राइट है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल होगा। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का है बेल शेप्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखना जो आप लोगों को पता होगा, जो आप लोगों की ग्रेडिंग जो होती है वो बेल शेप्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होती है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, ये स्क्यूड होते हैं। अब स्क्यूड में दो कैटेगरी होती है, राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आर स्क्यूड व्हेन स्क्यूड पाइल अप टू वन साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और जहाँ पर ये क्या करता है टेल को छोड़ देता है, ठीक है। सो फिर जब स्क्यूड के अंदर दो कैटेगरी आती है, पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, जब जो आपका जो स्कोर है वो लेफ्ट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ फाइल होता है तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिवली। और नेगेटिवली क्या होता है, जब स्कोर जो होता है राइट साइड में होता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। सो देखो पहला वाला जो है भाई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर हो रहा है सिमेट्रिकल। भाई ये जो लेफ्ट है ये इसको सॉरी लेफ्ट जो है राइट का मिरर इमेज है, यहाँ पे क्या है लेफ्ट है राइट का मिरर इमेज है, लेफ्ट है यहाँ पर राइट का मिरर इमेज है, क्लियर है। सो पहला वाला जो डायग्राम है वो सिमेट्रिकल है। अब दूसरी कैटेगरी है स्क्यूड की है। पॉजिटिव स्क्यूड में ध्यान रखना जो टेल होती है वो आपका एक्स की लार्जर वैल्यू पे बनती है। नेगेटिव स्क्यूड में जो टेल होती है वो ध्यान रखना जो आपका स्मॉलर वैल्यू पर जो बनती है टेल बनती है, ठीक है। सो दिस इज द टू कैटेगरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द शेप कि जो आपका अगर आपको ग्राफ मिलता है और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ग्राफ की शेप क्या है। सो तीन कैटेगरी हो सकती है, सिमेट्रिकल, स्क्यूड। स्क्यूड के अंदर टू सब कैटेगरी है, पॉजिटिव स्क्यू और नेगेटिव स्क्यू, ठीक है ना। इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज रिप्लाई यस। Yes, sir, it is clear. ठीक है। अब कुछ आता है परसेंटाइल राइट इंटरपोलेशन। सो रिलेटिव लोकेशन ये आई थिंक परसेंटाइल आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, परसेंटाइल में इंटरपोलेशन भी नहीं है, ठीक है। ये आपके एक सिलेबस का पार्ट है। स्ट्रीम एंड लीव डिस्प्ले देख लीजिए, ये क्या करता है, एक एफिशिएंट मेथड है ऑब्टेनिंग द डिस्प्ले ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ईच स्कोर को हम लोग एक स्टेप में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट डिजिट और डिजिट, और उसके बाद क्या करती है लीव कंटेंट करती है फाइनल डिजिट की। सो फाइनली आप क्या करते हैं लिस्ट ऑफ स्कोर्स से गो थ्रू करते हैं वन एट ए टाइम एंड राइट द लीव फॉर डिजिट को बिसाइड डिजिट, ठीक है। सो जो रिजल्टिंग प्रोसेस होता है प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज पिक्चर ऑफ द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन और द नंबर ऑफ लीव्स बिसाइड ईच स्टेम कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इंडिविजुअल जो लीव्स हैं वो इंडिविजुअल स्कोर को आइडेंटिफाई करती हैं। इसमें आई थिंक ये है, सपोज करो ये सेट ऑफ 924 स्कोर्स प्रेजेंट है रो डायग्राम,
इस टाइम वो फाइंड करिए यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, और ये आपका स्कोर है। अब देखते हैं क्या कर रहा है ये। इस टाइम तो लीव डिस्प्ले देखते हैं ये क्या है। ओके, ये कैसे रेंज किया एक बार देखें लोग। मैं भाई देखो ये डेटा था, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि 23, ओके, इस टाइम इसने 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है, ओके। अगर एक बार समझ में आ रहा है कि इस टाइम एंड लीव डिस्प्ले का कंसेप्ट। नो सर, अजीब सा दिख रहा है, डेटा कुछ और लिखा है, टेबल किसी और नहीं, के सिंपल होता साथ। मुझे याद नहीं आ रहा यार, एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी स्टडीड समवेयर बट आई एम अनेबल टू रिकॉल। ये काफी सिंपल होता था। देखो इसमें क्या क्या 3 लिया है बट 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो इसने आई थिंक स्टार्ट किया है कि भाई 3 से इसने क्या लास्ट डिजिट को देख रहा है ना, कि लास्ट डिजिट क्या क्या है। 3 2 है क्या हमारे पास, देखो 3 2 है, ठीक है। 3 3 भी है क्या हमारे पास, घर 3 2 है क्या हमारे पास सेट में, 3 2, यस। और 3 3 है क्या, यस सर, 3 3 भी है। अब मेरी बात सुनो, इसने क्या करा, सबसे ये लेफ्ट साइड पे आया, लेफ्ट साइड में देखा सबसे लोएस्ट डिजिट कौन सी है, 3 है आई थिंक, ठीक है। सो 3 ले लिया। सबसे हाईएस्ट कौन सी है, आई थिंक 9 है, 9 ले लिया। सो 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब देखो अभी दे रहा 3 के बाद क्या क्या आ रहा है, देखो। सो 3 के बाद पहला आया 2, इसने 2 यहाँ पे लिख दिया, तो इस टाइम हो गया। अगर इसको लीव चाहिए होगा सिर्फ 2 एक नंबर आ गया, ठीक है। फिर 3 कब आया, फिर आया 3 यहाँ पर, ठीक है। दूसरी डिजिट क्या आई, 3 आई, तो उसने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सो इस टाइम ये हो गया। सो 3 2 3 3 लीफ हो गया, ठीक है। 3 दोबारा कभी नहीं आया, अब आया 4 पे, बताना काफ़ी ईजी होता है। सो 4 कहाँ पर आया, 4 है 42, सो 4 यहाँ पे लिखा। 4 के बाद नेक्स्ट कौन सा था, 2, तो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर 4 कहाँ पर आया, 46 पे, तो 4 ये रहा और 6 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्लियर है। अब देखो 5 लगता है मुझे ये 5 बार आया होगा। सो 5 पहला कहाँ पर आया, 552 पे आया, तो 5 यहाँ पे, एक मिनट को, आई थिंक 5 से पहले 56 आया होगा, यस। जैसे 5 यहाँ पर 56 है। 56, यस। सो 5 ये रहा, 6 ये रहा, फिर 52 आया, सो 6 ये रहा, 2 ये रहा। इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज नोन एज द स्टेम एंड द लीफ डिस्प्ले। क्लियर है, यस। यस सर। अब आते हैं भाई ये नॉर्मल डेटा पे है। अब ये है ग्रुप फ्रीक्वेंसी पे कैसे, वो देखने तो थोड़ा बताना, काफ़ी सिंपल होता है, बस मुझे याद नहीं आ रहा था। बाय ईच इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ब्लॉक, ओके। यार देखो 2 तो ठीक था बट इसने 3 क्यों लिख दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर कहाँ पे? नीचे वाले फ्रीक्वेंसी में, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए चाहिए, दूसरा वाला जो डायग्राम से नीचे ये वाला, यस सर। ए फ्रीक्वेंसी बाय ब्लॉक प्लेस डायरेक्टली अबव द इंडिविजुअल स्कोर, ठीक है। तो यार कैसे बनाया है इसका, देखो 3 4 5 6 7 8 9 समझ में आ गया ना। यस सर, 6 क्यों दिया इन्होंने साथ में? है नहीं यार 3 के ऊपर देखो 3 पे ये जो वैल्यू थी वो 2 थी, तो इसने 3 क्यों लिया, 3 2 तक तो ठीक था। सर आगे भी कैसे, जैसे 4 लिया, 4 के साथ 2 भी लिया, फिर 6 भी लिया। ऐसा क्यों किया, आई डोंट नो, है ना। और फिर ये क्या बनाया नीचे,
यहाँ ये काफी सिंपल होता है वैसे। एक मिनट रुकना, मेरे पास एक और स्लाइड खुलेंगे, मैं एक बार देख लेता हूँ इंस्टाग्राम अवेलेबल। एक काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? Gab, any kind of doubt? No sir, it is clear. Okay, so thank you class, we will meet in the next time. I request to please leave this meeting. Okay, thank you.